आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एनसीईआरटी का बायोलॉजी। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, वी नो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग इट्स डेली लाइफ एक्टिविटीज़। अब चाहे वो कुछ भी हो, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, एवरी लाइफ एक्टिविटी के लिए, हर लाइफ प्रोसेसेस के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? फूड से। मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में हमें वो एनर्जी मिलती है। प्लांट्स पर डिपेंड करता है हर एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए, अपने फूड की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे हैं और प्लांट्स क्या कर रहे हैं? प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। इसमें करते क्या है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है कि लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है। सनलाइट से लाइट एनर्जी जो मिलती है उसे लेकर जो प्लांट है वो उस लाइट एनर्जी को केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कि उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है उसमें स्टोर रहती है और वहाँ से फिर एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। प्लांट्स के अंदर कुछ रीजन्स होते हैं, कुछ ग्रीन रीजन्स होते हैं और कुछ नॉन ग्रीन रीजन्स होते हैं। ग्रीन रीजन्स जिन्हें हम मेनली क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और इन्हीं पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो अब हम कह रहे हैं कि प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। और ये कैसे रीजन्स है? ग्रीन रीजन्स है प्लांट के। अब ग्रीन रीजन्स ने तो अपना फूड सिंथेसाइज कर लिया, अब ये फूड नॉन ग्रीन रीजन्स तक कैसे पहुँचेगा? तो ये फूड जो है ग्रीन रीजन से नॉन ग्रीन रीजन तक ट्रांसलोकेट किया जाता है बाय द प्लांट। ठीक है। एनिमल्स ने भी अपना जो फूड है उसका सोर्स क्या है? उसका प्लांट ही है। अब प्लांट के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं? प्लांट्स जो हैं रेस्पिरेशन, उसमें बेसिकली होता क्या है? रेस्पिरेशन में कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड्स होती हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर से, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, सुक्रोज, किसी में भी जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड्स होती हैं उनका ब्रेकेज होता है, ऑक्सीडेशन होता है उनका, और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है थ्रू अ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स। और ये स्लो स्टेप्स होते हैं, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग स्टेप्स होते हैं। अब यहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ हुई है इसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता है प्लांट इसे एटीपी सिंथेटेज, एसीपी सिंथेसाइज करता है और फिर उस एटीपी को यूज़ करता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या प्लांट्स भी ब्रीथ कर सकते हैं। अब हमें पता है कि एनिमल्स जो हैं उनके पास अपने स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, से लंग्स, जिनसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सारा गैशियस एक्सचेंज चल रहा है। तो प्लांट्स के पास तो ऐसे कोई स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है, तो प्लांट्स कैसे ब्रीथ कर रहे हैं? प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा या लेंटिकल्स जैसी कुछ मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट होती है। हमें पता है ना कि स्टोमेटा जो है वो प्लांट के अंदर लीफ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है। और लेंटिकल्स जो हैं वो उसकी स्टेम पर प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें लेंटिकल्स बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टेम पे। और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं प्लांट की लीफ पे। तो प्लांट्स के पास तो स्टोमेटा है, लेंटिकल्स है गैशियस एक्सचेंज के लिए। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर जो ब्रीदिंग की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि प्लांट्स अपने गैशियस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट को खुद देख सकते हैं। वो इतने कैपेबल हैं कि वो अपनी गैशियस रिक्वायरमेंट्स की खुद टेक केयर कर सकते हैं, अपना फूड खुद ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक पार्ट से अनदर में। दूसरी बात ये आती है कि प्लांट्स जो हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा गैशियस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। रूट है, स्टेम्स है, लीव्स है, ये सब बहुत स्लो रेट पर ब्रीथ करते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। सिर्फ फोटोसिंथेसिस के अंदर ही एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और वो रिक्वायरमेंट प्लांट खुद अपनी पूरी कर सकता है। तीसरे नंबर पर हम ये बात करते हैं कि जो बल्की प्लांट्स होते हैं, जो बल्कि प्लांट्स हैं बहुत, जिनके थिक स्टेम्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? तो उनके अंदर क्या होता है, जो लिविंग सेल्स है ना वो उनकी स्टेम पर जो बार्क होता है उसके अंदर वाली लेयर में प्रेजेंट होते हैं। और स्टेम पर हमने कहा लेंटिकल्स नाम की छोटी छोटी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, वहाँ से गैशियस एक्सचेंज हो जाता है। इंटीरियर के जो सेल्स रहते हैं ना उन्हें तो हम मानते हैं कि ये डेड हैं, ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को। तो उनके बहुत सारे एरियाज़, बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो ऑलरेडी एक्सपोज्ड होते हैं एयर से,
मतलब यहाँ सरफेस के थ्रू भी एयर का एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। तो बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर वो एयर से एक्सपोज्ड ही होते हैं, तो उनमें कोई इशू नहीं रहता गैशियस एक्सचेंज वाला। अब ये सारा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन में बेसिकली होता क्या है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रक्टोज, इन सब से आप कह सकते हो कि जो ये हैं, इनमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है। इसमें आपका कंबशन हो रहा है ग्लूकोज का कंबशन होता है, जिससे कि CO2, H2O और एनर्जी रिलीज़ होती है। ग्लूकोज के कंबशन से CO2, H2O और एनर्जी रिलीज़ होती है। The strategy that the plant cell uses is to catabolize the glucose molecule in a such a way that not all the liberated energy goes out as heat। मतलब सारी एनर्जी जो है वो हीट की तरह एक्सक्रीट नहीं होती, इस तरह से वो अपना प्रोसेस फॉर्म करते हैं। अब रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी एज एंड प्रोडक्ट्स रिलीज़ हो रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। हमें कुछ ऐसी थ्योरीज़ के बारे में भी पता है कि जो फर्स्ट प्लांट था, जो फर्स्ट सेल आया प्लेनेट में, वो ऐसे कंडीशंस में ग्रो किया जहाँ पर कि ऑक्सीजन की एब्सेंस थी। तो अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस कितना मैटर करती है रेस्पिरेशन के लिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को इधर इस एंड प्रोडक्ट को पाने के लिए सीरीज़ ऑफ स्टेप्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। इसमें ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए जो है एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है इसमें, या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है। इसमें दोनों टाइप्स की रेस्पिरेशन पॉसिबल है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है। एरोबिक का नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ तक जो भी स्टेप्स होंगे, जितनी भी यहाँ तक ATP रिलीज़ होगी, वही प्लांट यूटिलाइज कर सकता है अगर वो एनारोबिकली ग्रो कर रहा है। मैंने क्या कहा कि एनारोबिकली जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसमें सिर्फ एक ही स्टेप इन्वॉल्व होता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन होती है थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, और वहाँ से जो ATP का रिलीज़ होता है सिर्फ वही एनर्जी प्लांट यूज़ करता है एनारोबिक कंडीशंस पे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का कन्वर्जन टू पायरुविक एसिड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। तो अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस जो है वो अपने आप में ही दो टर्म्स से बना है, जिसका जो कि हैं ग्लाइकोज और लिसिस। ग्लाइकोज का क्या मतलब होता है? ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर, ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर, और लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी कि शुगर की स्प्लिटिंग। ग्लाइकोलिसिस का क्या मतलब हुआ? स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। और शुगर क्या है यहाँ पर? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब। इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को हम EMP पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि ये 3 साइंटिस्ट ने दिया, E फॉर एम्बडेन, M फॉर मेयरहोफ एंड P फॉर परनास। 3 साइंटिस्ट्स ने कंबाइन करके इस प्रोसेस की फॉर्मेशन की ग्लाइकोलिसिस, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? EMP पाथवे। और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये ओनली प्रोसेस होता है जिससे कि ATP फॉर्म होती है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड। और ये होता कहाँ है? ये सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है थ्रू पार्शियल ऑक्सीडेशन। हमने कहा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ATP जो है वो कम रिलीज़ होती है, क्योंकि ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन ही हो पाती है। एरोबिक कंडीशंस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो पार्शियल ऑक्सीडेशन नहीं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें बहुत सारे ATP के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ATP ही फॉर्मेशन होता है। तो अब हम देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कैसे होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है? सुक्रोज जो होता है वो इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से सुक्रोज ग्लूकोज या फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज का फिर कैसे होता है? ग्लूकोज के अंदर ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है, और ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों ही 6 कार्बन कंपाउंड है। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ट्राइफॉस्फेट था, ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट की फॉर्मेशन हुई है,
तो यहाँ से एक फॉस्फेट रिलीज़ हुआ है और वो एक फॉस्फेट कहाँ आ गया, यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन करी। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन कंपाउंड, और ये दोनों जो हैं हमें पता है एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या फ़र्क है, सिर्फ एक पोजीशन पर H और OH का डिफरेंस होता है, तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स भी नहीं कह सकते हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इसके बाद ATP से फिर ADP का रिलीज़ होता है। ट्राईफॉस्फेट से फिर डाईफॉस्फेट बना, मतलब एक फॉस्फेट यहाँ भी रिलीज़ होगा। ये फॉस्फेट फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या फॉर्मेशन करता है, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। यहाँ एक फॉस्फेट था, यहाँ पर 2 फॉस्फेट आ गए हैं, तो ये क्या बना, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। अब ये फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट जो है ये स्प्लिट कर जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में। ये 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है और ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट कर जाता है और क्या फॉर्म करता है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जिसे हम शॉर्ट में PGAL भी बोलते हैं। इसके 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। अब दोनों के अंदर अलग अलग प्रोसेसेस चलते हैं, क्योंकि हम टोटल तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के निकाल रहे हैं ना। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसमें फिर NAD पॉजिटिव का एडिशन होता है, जिससे कि NADH+H पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से फिर हमें मिलता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे शॉर्ट में हम PGA भी बोलते हैं। PGAL से किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई है, PGA की फॉर्मेशन हुई है। अब यहाँ पर फिर अब 2 मॉलिक्यूल्स का हम साथ में पढ़ रहे हैं, तो जितने भी सब्सटेंसेस डलेंगे उन्हें आप एज्यूम करो कि 2 में ही डल रहे हैं। अब यहाँ पर ADP कंज्यूम हुआ है और ATP की फॉर्मेशन हुई है। ADP से ATP की फॉर्मेशन हुई है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। फर्दर यहाँ से वाटर का रिलीज़ हुआ और ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। फिर वहाँ पर ATP कंज्यूम हुई, ADP में कन्वर्ट हुआ और वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। पायरुविक एसिड के हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिले, 2। किससे, फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिले हैं पायरुविक एसिड के, और पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ये पूरी प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस की। तो सबसे पहले क्या बना, ग्लूकोज था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, जिससे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बना, जो कि स्प्लिट होकर 2 मॉलिक्यूल्स बना रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के। इससे फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, जिससे 2-फॉस्फोग्लिसरेट बना है। फिर इससे फॉस्फोइनोल पायरुवेट की फॉर्मेशन हुई है, जिससे हमें फाइनली पायरुविक एसिड बन गया है। अब इस पूरे प्रोसेस के अगर हम नेट गेन की बात करें तो क्या कंज्यूम हुआ है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ है, यहाँ पर ATP डला। ATP की सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक ATP यहाँ डला है, एक ATP यहाँ पर कंज्यूम हुआ है। 2 ATP से 2 ADP की फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पर 2 ADP डले हैं और यहाँ पर यानी कि यहाँ पर 4 ADP से 4 ATP की फॉर्मेशन हुई है। 2 ADP तो यहाँ पर फॉर्म हुए थे, वो कंज्यूम हो जाएंगे, तो टोटल 2 ADP ही डाले हैं हमने। इसके बाद यहाँ पर 2 ATP डाले थे, तो 2 ATP वो कंज्यूम हो जाएंगे, तो टोटल कितने बने, ATP 2। इसके बाद हम इसके नेट गेन की बात करें, ग्लूकोज डाला है हमने, फॉस्फेट का इनऑर्गेनिक आयन, ADP डाले हैं 2 और 2 NAD पॉजिटिव डाले हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स थे ना, तो 2 NAD पॉजिटिव से हमने NADH2 की फॉर्मेशन करी है, तो 2 NAD पॉजिटिव डाले हैं। ग्लूकोज से क्या बने, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, 2 ADP कंज्यूम हुए, जिससे 2 ATP बने हैं, और NAD पॉजिटिव से क्या बना है, NADH2। तो ये क्या है, नेट गेन है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का। अब इसके बाद हम देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस के बाद, ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन हुई है। अब इस पायरुविक एसिड के अंदर फर्दर 3 प्रोसेसेस हो सकते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन जो है वो हम सबको पता है कि एनारोबिक कंडीशंस में होता है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। अगर ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहे हैं तो मतलब यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ATP जो फॉर्मेशन होगी ATP की वो भी लेस अमाउंट में होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन जब होगा तो ऑक्सीडेशन कंप्लीट होगी, क्योंकि उसके अंदर पायरुविक एसिड से फिर फर्दर प्रोसेसेस भी चलेंगे। एनारोबिक कंडीशन में हमारे पास एक ही प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी, और ये दोनों ही क्या हैं, फर्मेंटेशन के टाइप्स हैं, एनारोबिक कंडीशंस में हो रहे हैं जो। अब हम देख लेते हैं कि फर्मेंटेशन कैसे हो रही है। फर्मेंटेशन जैसे कि हम कह रहे हैं ईस्ट से मेनली हो रही है फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन ईस्ट से हो रही है मेनली, ठीक है।
पायरुविक एसिड जो है वो या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा या उससे अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, यानी कि इथेनॉल या फिर CO2, ये दोनों रिलीज़ होंगे। पायरुविक एसिड जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। और यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रहा है? NADH2 जो है वो NAD पॉजिटिव में रिलीज़ हो रहा है। NADH2 जो है उससे NAD पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है। हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था कि ये उल्टा प्रोसेस हो रहा था ना, NAD पॉजिटिव से NADH2 की फॉर्मेशन हो रही थी। अब यहाँ पर फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जो ग्लाइकोलिसिस में NADH2 बने थे वो कंज्यूम होंगे और NADH2 से NAD पॉजिटिव फॉर्म होगा। ऐसा ही सेम प्रोसेस इथेनॉल के फॉर्मेशन के लिए भी होता है। एंजाइम कौन सा यूज़ होगा? अल्कोहल बना रहे हैं तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज़ होगा और इसमें भी NADH2 से NAD पॉजिटिव फॉर्म होगा। तो ये दोनों ही प्रोसेसेस जो हैं ये फर्मेंटेशन में आते हैं। अब इस प्रोसेस से जो टोटल एनर्जी जितनी निकलनी चाहिए थी ना ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, उसका सिर्फ 7% ही निकल पाता है। ओनली 7% ऑफ द टोटल एनर्जी इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। और इसका रीज़न क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। हमने कहा ना एनारोबिक कंडीशंस में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से ओनली 7% ही टोटल एनर्जी का रिलीज़ हो पाता है एनारोबिक कंडीशंस में। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन हैज़ टू टेक प्लेस। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन होती कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जैसे कि हमने कहा था ना कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में शिफ्ट होता है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसके अंदर भी इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इंटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनमें फर्दर फिर मूव करता है ATP, रिएक्शंस होती हैं। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए इट हैज़ टू गो अंडर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है? अब आप इधर भी डायग्राम से देख सकते हैं ना, इसके अंदर देखो, जैसे यहाँ पर शो किया है ना मेजर पाथवेज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस शो किया है। बेसिकली ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या कहता कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन होती है थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। पायरुविक एसिड से फिर फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड और इथेनॉल प्रोड्यूस होते हैं। लैक्टिक एसिड बॉडी में कब रिलीज़ होता है? लैक्टिक एसिड तब रिलीज़ होता है जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है और उस टाइम पर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे कि CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होते हैं। क्या रिलीज़ होता है? CO2, वाटर और एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस दैट लीड्स टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस in the presence of oxygen and release CO2, water and large amount of energy present in the substrate। अब देख लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन हमने देख लिया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से एंड प्रोडक्ट्स रिलीज़ हो रहे हैं, उसे ही हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है? हमने कहा था कि ग्लाइकोलिसिस का जो सारा प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस हुआ साइटोप्लाज्म में, उसके बाद जो भी मटेरियल बना फर्दर प्रोसेसेस के लिए उसे कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। तो ये कैसे होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन से जो पायरुवेट बनता है, पायरुवेट जो है उसमें फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, पायरुवेट में ऑक्सीडेशन होगी जिससे कि स्टेप वाइज हाइड्रोजन एटम का रिमूवल होगा, और एंड में हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। साथ में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का पास होगा। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाइड्रोजन के पास जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन समझ रहे हो ना, हाफ ऑक्सीजन, इसके साथ कंबाइन करेंगे और वाटर की फॉर्मेशन करेंगे और साइमल्टेनियसली हमें क्या मिलेगा? ATP, एनर्जी की सिंथेसिस होगी। तो एंड में हमें क्या क्या मिलेगा? वाटर, ATP और CO2, इनकी फॉर्मेशन होगी। अब फर्स्ट स्टेप जो है यानी कि हाइड्रोजन के रिमूवल का, CO2 की फॉर्मेशन का, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, जबकि जो नेक्स्ट स्टेप है कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के कंबाइन हो रहा है, वाटर और ATP की फॉर्मेशन कर रहा है, ये वाला जो प्रोसेस है ये कहाँ हो रहा है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो पायरुविक एसिड बना है, पायरुविक एसिड जो है
वो पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज से कंबाइन होगा। ये एक एंजाइम है जो कि पायरुविक एसिड को एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। अब हमें पता है पायरुविक एसिड जो है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन एसिटाइल ग्रुप जो है वो एक 2 कार्बन कंपाउंड है। तो पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज जो है वो पायरुविक एसिड को एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पर भी CO2 का रिलीज होगा अलोंग विद NAD पॉजिटिव कन्वर्टिंग टू NADH2। एक NADH2 रिलीज हो रहा है और एक CO2 का मॉलिक्यूल। अब ये जो एसिटाइल ग्रुप है फर्दर कोएंजाइम A की एडिशन से ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको कि एरोबिक रेस्पिरेशन के नेक्स्ट स्टेप जो कि है क्रेब्स साइकिल, उसके अंदर इसे यूज़ करेंगे। क्रेब्स साइकिल के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम की एडिशन होगी जिससे कि एक साइक्लिक पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा जिससे कि एक साइक्लिक पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। क्रेब्स साइकिल ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर ये इन्होंने शो किया है पायरुविक एसिड से फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम कैसे बना। एसिटाइल कोएंजाइम पायरुविक एसिड जो है वो कोएंजाइम A के साथ ऐड हुआ है, NAD पॉजिटिव ऐड हुआ है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम में। CO2 रिलीज़ हो रहा है और साथ साथ में NADH2 की फॉर्मेशन हो रही है NAD पॉजिटिव से। ये रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ भी लेते हैं कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ है, एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या एंड प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं। एंड प्रोडक्ट्स तो हमें सभी के याद कर लेने चाहिए क्योंकि चाहे वो ग्लाइकोलिसिस हो, चाहे फर्मेंटेशन हो, चाहे क्रेब्स साइकिल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, आगे सबके एंड प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। खासकर ATP की कितनी सिंथेसिस हुई ये बहुत बार पूछा गया है। तो अब हम देख लेते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में, जिसे हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और इसी का एक और नाम है और वो है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल हो, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हो या क्रेब्स साइकिल हो, इन तीनों का ये सिर्फ नाम अलग अलग है, साइकिल एक ही है। एक ही साइकिल के 3 नाम है ये। तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल किसने दी थी ये? क्रेब्स साइकिल भी हम इसे कह रहे हैं ना। तो क्रेब्स एक साइंटिस्ट का नाम है, सर हैंस क्रेब, जिन्होंने ये साइकिल के बारे में बताया था। सर हैंस क्रेब ने ये साइकिल दी थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्रेब्स साइकिल। इस साइकिल के अंदर जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो है सिट्रिक एसिड, इसीलिए इस साइकिल का क्या नाम पड़ा, सिट्रिक एसिड साइकिल। अब सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसका नाम हुआ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब हम देख लेते हैं कि ये साइकिल कैसी होती है। तो ये है क्रेब्स साइकिल। एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो हमें कहाँ से मिला है, एरोबिक रेस्पिरेशन से। किसकी कन्वर्जन से, पायरुविक एसिड से क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम। ये एसिटाइल कोएंजाइम फर्दर क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। जो क्रेब्स साइकिल है उसमें ऑक्सैलो एसीटेट में ऐड होता है एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम से रिलीज़ क्या होता है, कोएंजाइम की फॉर्मेशन होती है और एसिटाइल ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है और ऑक्सैलो एसीटेट से सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। फर्स्ट कंपाउंड जो बना वो क्या है, सिट्रिक एसिड, इसीलिए साइकिल का क्या नाम है, सिट्रिक एसिड साइकिल। और 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, तो इसका नाम क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड था और सिट्रिक एसिड जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। तो 4 कार्बन से 6 कार्बन, 2 कार्बन कहाँ से आए, वो आए एसिटाइल ग्रुप से। एसिटाइल ग्रुप जो है वो भी तो 2 कार्बन कंपाउंड है, वहाँ से आए 2 कार्बन्स। अब सिट्रिक एसिड से फर्दर बनता है आइसोसिट्रेट। ये सारी जो रिएक्शंस हैं ये एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शंस होती हैं। एंजाइम्स, हर जगह पर एंजाइम्स अप्लाई होते हैं जिससे कि ये फर्दर फॉर्मेशन होती है। तो सिट्रिक एसिड से बना आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से बना अल्फा कीटोग्लूटरेट। आइसोसिट्रेट्स में NAD पॉजिटिव का एडिशन होता है जिससे NADH2 रिलीज़ होता है और CO2 के साथ रिलीज़ होता है जिससे कि फॉर्म हो रहा है अल्फा कीटोग्लूटरेट। इसे आप ऐसे याद करो कि आइसोसिट्रेट जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, उससे जो बन रहा है अल्फा कीटोग्लूटरेट वो 5 कार्बन कंपाउंड है। तो 1 कार्बन CO2 के फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ हो रहा है और जहाँ जहाँ CO2 रिलीज़ होगी साइकिल के अंदर वहाँ पर NADH2 भी रिलीज़ होगा। क्या रिलीज़ होगा वहाँ पर, NADH2। अल्फा कीटोग्लूटरेट के बाद फिर से ये 5 कार्बन कंपाउंड है, इससे सकिनाइल कोएंजाइम की फॉर्मेशन हो रही है जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पर भी CO2 रिलीज़ हो रहा है और इसके साथ साथ NADH2 भी रिलीज़ हो रहा है। सकिनाइल कोएंजाइम के बाद सकिनेट की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पर ADP से ATP में कन्वर्ट हो रहा है। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट जो है वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। सकिनेट से फ्यूमरेट
फ्यूमरेट फॉर्म हो रहा है, FAD पॉजिटिव से FADH2 रिलीज़ हो रहा है, फ्यूमरेट से फिर मैलेट की फॉर्मेशन हो रही है, मैलेट में वाटर का एडिशन हो रहा है, मैलेट के बाद फिर ऑक्सैलो एसीटेट, यहाँ पर भी NAD पॉजिटिव से NADH प्लस H पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है। अब बात ये आती है कि ये इतने सारों को याद कैसे करें, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो है मोसी के सारा सामान फैला मिला। इसे हम कैसे याद करेंगे देख लेते हैं हम। मोसी के सारा सामान फैला मिला, ये एक छोटी सी ट्रिक है इसके लिए, मोसी के सारा सामान फैला मिला। तो हम इसे देख लेते हैं M से। सबसे पहले M से स्टार्ट हो रहा है। M से क्या फॉर्मेशन होगी, M से बनेगा मैलेट, मैलेट M फॉर मैलेट, O फॉर ऑक्सैलो एसीटेट, C फॉर सिट्रिक एसिड, I फॉर आइसोसिट्रेट, K फॉर अल्फा कीटो ग्लूटरेट, S फॉर सकीनाइल कोएंजाइम एंड दिस वन अगेन S फॉर सकीनेट, उसके बाद F फॉर फ्यूमरेट एंड M फॉर मैलेट। तो हम जहाँ से शुरू हुए वहीं पर ख़त्म हो गए, मैलेट से हमने स्टार्ट किया था और हम मैलेट पर ही आ गए। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है क्रेब्स साइकिल के मोसी के सारा सामान फैला मिला, और ये बहुत इजीली याद हो जाएगी, इसीलिए ये ट्रिक बनाएगी। इसके बाद NADH पॉजिटिव कैसे याद करें। एक बात तो ये है कि CO2 जहाँ जहाँ रिलीज़ हो रहा है वहाँ पर NADH2 भी रिलीज़ हो रहा है, और अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट में अल्फ़ा के ऊपर भी NADH2 रिलीज़ हो रहा है और अल्फ़ा के नीचे भी NADH2 रिलीज़ हो रहा है। 6, 5 और 4 ऐसे कन्वर्जन में आप इसे याद कर सकते हो कि अल्फ़ा के ऊपर भी CO2 रिलीज़ हो रहा है और अल्फ़ा के नीचे भी CO2 रिलीज़ हो रहा है। अब इस साइकिल में जहाँ जहाँ पर भी F आ रहा है वहाँ पर FADH2 रिलीज़ होगा। अब यहाँ पर साइकिल पूरी साइकिल में एक ही जगह पर F की फॉर्मेशन हो रही है, F आ रहा है, F फॉर फ्यूमरेट, जहाँ पर F आ रहा है वहाँ पर FADH2 रिलीज़ होगा। इसी के साथ साथ लास्ट स्टेप में NAD पॉजिटिव से NADH2 की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये है पूरी क्रेब्स साइकिल। अब इसके नेट गेन की अगर हम बात करें तो नेट गेन में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमने कहा 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है, और 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स से फर्दर 2 एसिटाइल कोएंजाइम की फॉर्मेशन हो रही है। तो एक ग्लूकोज से हमें मिल क्या रहे हैं 2 एसिटाइल कोएंजाइम। 2 एसिटाइल कोएंजाइम कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं, अब ये पूरी साइकिल है, इसमें एक एसिटाइल कोएंजाइम यूज़ हुआ है, मतलब इसमें जितने भी फॉर्मेशन हुई है उन सबको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इस साइकिल को अगर हम 2 बार रिपीट करेंगे तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम यूज़ हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम से एक क्रेब्स साइकिल मूव कर रही है, कंप्लीट हो रहा है पूरा प्रोसेस, साइक्लिक पाथवे हो रहा है, तो 2 बार अगर हम इस साइकिल को रिपीट करेंगे तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम यूज़ हो जाएंगे, तो एक ग्लूकोज से जो जो एंड प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो हमें मिल जाएंगे। तो इसका नेट गेन क्या होगा, हम 2 बार इसको रिपीट करते चलते हैं तो जितने भी बनेंगे उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 2 एसिटाइल कोएंजाइम इसमें यूज़ हो रहे हैं, उसके बाद हमने यहाँ वाटर का एडिशन किया है, यहाँ भी वाटर का एडिशन हुआ है, तो टोटल कितने वाटर ऐड हुए 2 साइकिल्स के लिए 8 वाटर, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, टोटल 8 वाटर ऐड हुए हैं। NAD पॉजिटिव यहाँ पर देखो 3 जगह पर ऐड हुए हैं, NAD पॉजिटिव, NAD पॉजिटिव, NAD पॉजिटिव और NAD पॉजिटिव, तो 2 साइकिल्स में कितने हो जाएंगे 6 NAD पॉजिटिव यहाँ पर ऐड हुए हैं। उसके बाद FAD पॉजिटिव सिर्फ एक जगह पर है, 2 साइकिल्स के लिए 2 FAD पॉजिटिव, तो 2 FAD पॉजिटिव हो गए। ADP भी हुआ है, तो 2 ADP यूज़ हुए हैं 2 साइकिल्स के लिए, एक साइकिल के लिए 1 ADP, 2 साइकिल्स के लिए 2 ADP। ये तो हो गए जो हमने इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स थी वो डाली हैं। इससे फॉर्मेशन क्या हुआ है, एंड प्रोडक्ट्स क्या मिले हैं, एसिटाइल कोएंजाइम से हम देख रहे हैं हमें क्या मिला है कोएंजाइम A। इसके बाद हमने वाटर के एडिशन किया है, वाटर से ऑब्वियसली वाटर ही मिलेगा। NAD पॉजिटिव ऐड किया जिससे हमें NADH2 मिला है और साथ साथ CO2 भी मिले हैं, तो 3 NADH2 भी मिले हैं और 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स भी मिले हैं। तो इसका नेट गेन क्या हो जाएगा कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम हमने ऐड किए, 8 वाटर हमने ऐड किए, 6 NAD पॉजिटिव ऐड किए हैं, 2 FAD पॉजिटिव ऐड किए हैं और 2 ADP ऐड किए हैं। ये 2 बार साइकिल्स को रिपीट कर रहा है, उसका प्रोसेस है। आसानी से समझने के लिए आप इसे 2 से डिवाइड कर दो तो ये सारा का सारा एक साइकिल का आ जाएगा। हमने 2 साइकिल्स को एक साथ लिया है। अब ये जो नेट गेन आएगा वो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए आएगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम से क्या फॉर्मेशन हुई, कोएंजाइम A की। वाटर से क्या मिला, वाटर। NAD पॉजिटिव से क्या मिला, NADH प्लस H पॉजिटिव। जितने NAD पॉजिटिव डाले थे उतने ही फॉर्म हुए हैं।
2 FAD पॉजिटिव से 2 FADH2, ADP से ATP, और NADH2 के साथ हमने क्या पढ़ा था, क्या रिलीज़ हुआ, CO2। तो ये हो जाएगा इस साइकिल का नेट गेन। ये है पूरी क्रेब्स साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछी जाती है। इसके सभी प्रोडक्ट्स को अच्छे से याद करें और शॉर्ट ट्रिक को ज़रूर ध्यान में रखें, सारी साइकिल को अच्छे से ज़्यादा दिनों तक याद रखने के लिए। क्रेब्स साइकिल के बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।